हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। अध्याय 3 जिसका नाम है भारत की राष्ट्रीय आंदोलन। इस अध्याय से आज हम लोग इस वीडियो में खिलाफत आंदोलन का अध्ययन करेंगे। ओटोमन साम्राज्य, जो वर्तमान में तुर्की के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ओटोमन साम्राज्य तत्कालीन समय में विश्व के विशाल साम्राज्यों में से एक था। यहाँ के सुल्तान को दुनिया भर के मुसलमान अपना खलीफा मानते थे। खलीफा का पद दुनिया भर के मुसलमानों का सर्वोच्च राजनीतिक और धार्मिक पद होता था। उस समय खलीफा का जो पद होता था वह दुनिया भर के मुसलमानों का सर्वोच्च राजनीतिक और धार्मिक पद होता था। और जो ओटोमन साम्राज्य का सम्राट होता था वही खलीफा होता था। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी थी कि अगर धुरी राष्ट्रों की विजय होती है तो तुर्की के खलीफा का पद समाप्त कर दिया जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और उसी समय ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी थी कि अगर धुरी राष्ट्रों की विजय होती है तो जो तुर्की के खलीफा का पद है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। भारत के मुसलमानों में भी तुर्की के खलीफा के प्रति भावनात्मक लगाव था। भारत के मुसलमान खलीफा के पद के समर्थन में और ब्रिटिश सरकार के विरोध में भारत में खिलाफत आंदोलन चलाए। हालांकि बाद में विश्व युद्ध में भारत के मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि अगर धुरी राष्ट्रों की विजय होती है तो तुर्की के खलीफा के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाएगा। परंतु ब्रिटेन पर दबाव बनाए रखने के लिए भारत में मुस्लिम समाज द्वारा खिलाफत आंदोलन चलाया जाता रहा। तो ये खिलाफत आंदोलन की पृष्ठभूमि है। आप समझ चुके होंगे कि जो खिलाफत आंदोलन भारत में चलाया गया था उसकी जो वजह थी वो भारत में नहीं थी, उसकी वजह तुर्की में थी। तुर्की के खलीफा के पद की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए, उसका जो राजनीतिक और धार्मिक पद था उसकी सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए भारत के मुस्लिम समाज द्वारा ब्रिटेन के खिलाफ भारत में खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। खिलाफत का तात्पर्य है विरोध करना। अब आइए हम लोग थोड़ा सा प्रथम विश्व युद्ध की बात कर लेते हैं। तो इसकी शुरुआत 28 जुलाई 1914 ईस्वी को हुई थी और ये 11 नवंबर 1918 ईस्वी तक चला था। इसमें दो गुट थे, एक गुट था धुरी राष्ट्र और दूसरा गुट था मित्र राष्ट्र। तो धुरी राष्ट्र जो था उसमें कौन कौन से देश थे? उसमें ऑस्ट्रिया था, जर्मनी था, तुर्की था, हंगरी था आदि देश थे। और जो मित्र राष्ट्र थे उसमें सर्बिया, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, इटली और अमेरिका आदि देश थे। तो फ्रेंड्स, इस युद्ध में जो मित्र राष्ट्र थे उनकी विजय हुई थी, मित्र राष्ट्रों की विजय हुई थी। और जो धुरी राष्ट्र थे उनकी हार हुई थी। तो फ्रेंड्स, इस युद्ध के बाद इंग्लैंड और तुर्की के बीच एक संधि हुई। यह संधि इंग्लैंड के द्वारा तुर्की पर आरोपित संधि थी, थोपी गई संधि थी। इस संधि के अनुसार तुर्की के बहुत सारे भाग मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया। जो तुर्की के पवित्र धार्मिक स्थल थे वो खलीफा के अधिकार से बाहर हो गए। अब आइए हम लोग देखते हैं कि खिलाफत आंदोलन के दौरान क्या कार्य किए गए। तो सबसे पहले खिलाफत कमेटी का गठन किया गया मार्च 1919 ईस्वी में बम्बई में अली बंधुओं के द्वारा। अली बंधु के रूप में मोहम्मद अली और शौकत अली प्रसिद्ध हैं। मोहम्मद अली और शौकत अली दो भाई थे और ये अली बंधुओं के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने ही खिलाफत कमेटी का गठन किया था। इसके अन्य सदस्य जो थे
उनमें हसरत मोहानी, अब्दुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खां, अब्दुल खां आदि थे। हसरत मोहानी इस कमेटी के यानी कि खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे। सितंबर 1919 ईस्वी में लखनऊ में इस कमेटी का सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता इब्राहिम हारून जफर ने की। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। अखिल भारतीय कमेटी की पहले दिन अध्यक्षता सेठ छोटानी के द्वारा की गई, परंतु दूसरे दिन से इस कमेटी के अध्यक्ष महात्मा गांधी जी बना दिए गए। अखिल भारतीय कमेटी का उद्देश्य खलीफा की धार्मिक सत्ता का समर्थन, खलीफा का धार्मिक क्षेत्र पर पुनः अधिकार दिलाना, उनके साम्राज्य को पूर्ववत स्थिति प्रदान कराना, ये सारे थे। 15 मार्च 1920 ईस्वी को तुर्की और ब्रिटेन के बीच सेब्रेस की संधि पर हस्ताक्षर हो गया, जो खलीफा के लिए अपमानजनक थी। धुरी राष्ट्र के देशों ने ओटोमन साम्राज्य के कुछ महत्वपूर्ण भागों को आपस में बांट लिया और मुस्लिम धर्म के पवित्र स्थलों पर खलीफा का अधिकार नहीं रहा, क्योंकि वे मित्र राष्ट्रों के हिस्से में चले गए। इसके बाद जून 1920 में इलाहाबाद में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन को आगे बढ़ाने की स्वीकृति दे दी गई। जो खिलाफत आंदोलन था उसको आगे बढ़ाने के लिए महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में स्वीकृति दे दी गई। जुलाई 1920 में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन शुरू करने की घोषणा की। गांधी जी असहयोग आंदोलन को 1 अगस्त 1920 को शुरू करने के लिए जुलाई 1920 में घोषणा किए। 1921 ईस्वी में अली बंधुओं ने ब्रिटिश सेना में सेवा दे रहे लोगों से इस्तीफा देने और सेना में भर्ती होना हराम होने की घोषणा की। उन्होंने घोषणा की 1921 ईस्वी में कि ब्रिटिश सेना में जो लोग सेवा दे रहे हैं वो इस्तीफा दें और सेना में भर्ती होना, ब्रिटिश सेना में भर्ती होना हराम है, अर्थात भर्ती नहीं होना है। इसके बाद अली बंधुओं और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी ने अली बंधुओं की घोषणा का समर्थन किया था। 1922 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की में क्रांति हुई। मुस्तफ़ा कमाल पाशा एक युवा नेता थे तुर्की के उस समय। उनके नेतृत्व में 1922 ईस्वी में तुर्की में क्रांति हुई। सुल्तान के सारे राजनीतिक अधिकार समाप्त कर दिए गए और ब्रिटेन के साथ नई संधि हो गई। कमाल पाशा के नेतृत्व में ब्रिटेन के साथ तुर्की की नई संधि हो गई और इस तरह से जो खलीफा थे उनके राजनीतिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। फिर 1924 ईस्वी में खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया गया और इस तरह से जो भारत में खिलाफत आंदोलन चलाया जा रहा था वो खुद ही समाप्त हो गया, क्योंकि जब खलीफा का पद ही नहीं रहा तो बाकी सब चीज़ें समाप्त ही हो जानी थी। आंदोलन का तरीका, जो खिलाफत आंदोलन था उसके तरीके पर बात कर ली जाए तो उसका जो तरीका था उसमें शासन प्रशासन में सहयोग न करना शामिल था, शांतिपूर्ण विरोध शामिल था और सरकारी सेवाओं का बहिष्कार करना शामिल था और सेना में भर्ती न होना इत्यादि शामिल था, इत्यादि तरीके शामिल थे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा खिलाफत आंदोलन के बारे में वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।